नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव नेटवर्क 18 के चैनल्स पर। और आज हम बातचीत कर रहे हैं चुनाव के बिल्कुल इस धूम धड़ाके के बीच में, जब देश बदल रहा है, उसमें एक व्यक्ति देश की राजनीति को जिस कदर बदल रहा है, उसकी व्याख्याएं किस तरह से की जाएं ये अभी भी समझ में नहीं आता, क्योंकि पुराने सारे ढांचे और पुराने फॉर्मूले टूट रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी से हमारी बातचीत हो रही है, जो बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। सर, इस व्यस्तता में वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपकी आवाज में हमारी आवाज भी मिल जाए आज। शुक्रिया सर। आपने उम्मीदों का हिमालय इतना बड़ा बना दिया है, जब आपने कहा है कि 60 साल में जो नहीं किया उसके लिए मुझे 60 महीने दो। अब लगता है चूंकि कि आप 7 रेसकोर्स रोड में और साउथ ब्लॉक में होंगे, तो इन कामों को करने के लिए बहुत सीरियस चुनौती आपके सामने होगी। अब आपको थोड़ा सा खुद को ये महसूस हो रहा है कि कितने बड़े बड़े कमिटमेंट आपने किए हैं हमसे। देश की जनता की अपेक्षाएं बहुत है, मैं इससे सहमत हूं। अपेक्षाओं का मूल कारण देश के सामान्य मानवी के सपने चूर चूर हो गए हैं। इन दिनों मैं सारे देश में भ्रमण करता हूं, मैं पहले भी करता था। आप सब लोगों ने मुझे संगठन का काम करते हुए भी देखा है। शायद हिंदुस्तान में मैं अकेला शायद राजनेता ऐसा होऊंगा जो 400 से अधिक जिलों में रात को रुकने का जिसको सौभाग्य मिला है, उन जिलों से बातचीत करने का मौका मिला है। लेकिन पिछले 12-15 साल से मैं पूरी तरह गुजरात में डूबा हुआ था। अब जब मैं गया हूं दोबारा, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसने मुझे पीने की पानी की समस्या को लेकर के शिकायत न की हो। मैं इतना परेशान था, क्या आजादी के बाद हम पीने का पानी लोगों को नहीं दे पाए। अब ये चीजें हैं जिसने लोगों से अपेक्षाएं बहुत बढ़ा दी है, और मैं मानता हूं कि ये प्रेशर बना रहना चाहिए। देश में अच्छा करने, अच्छा पाने के लिए जनता का दबाव नीचे से बढ़ना चाहिए, तभी सरकारें ये बाकी सब दुनिया भर की उठापटक की राजनीति में समय बर्बाद करते हैं, जनता की भलाई के लिए समय लगाएंगे। सर, अपनी छोटी सी हैसियत में यही दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं और आपका एक डिटर्मिनेशन टेस्ट लेने की कोशिश कर रहा हूं मैं। वो ये कि कोलिशन सरकार आएगी जिसमें कुछ पार्टियां आपके साथ होंगी। बड़ा अच्छा एक्सक्यूज होता है बड़ी वाली पार्टी का कि हम पर दबाव है, करना पड़ता है, इसलिए हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो गैप है, जो गवर्नेंस को फिक्स करना है, उसमें आपकी टीम बनाने का जो कैबिनेट बनेगी उसका आधार क्या होगा? क्योंकि अब 24/7 काम करना होगा। देश की स्थिति इस वक्त बहुत खराब है, खास करके आर्थिक मोर्चे पे। देखिए, संजय बारू की किताब पढ़ने के बाद, मैं पूरी किताब नहीं पढ़ी, जितने अंश देखे हैं, उससे लगता है कि प्रधानमंत्री को छोटे छोटे दलों के दबाव के बजाय एक परिवार का दबाव बहुत था। तो ये दबाव वाली चीज है, उसका वहां रूप अलग है। दूसरी बात है, कोएलिशन पार्टनरशिप हो या ना हो, 2/3 मेजोरिटी वाली सरकार हो तो भी आपको रीजनल एस्पिरेशंस को एड्रेस करना ही होगा। इतना बड़ा देश है, देश एक जगह से चलाने का जो तरीका चला है, उसने देश का बहुत नुकसान किया है। अगर हम राजनीतिक दृष्टि से और प्रशासनिक दृष्टि से देखें, तो एक समय था जब कांग्रेस को फेडरल स्ट्रक्चर पर सोचने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि नीचे भी उनकी सरकार थी, उनकी भी ऊपर भी उनकी थी। बाद में नीचे बदलाव आना शुरू हुआ, स्टेट गवर्नमेंट्स बदलने लगी। उसको उन्होंने हेल्दी रूप में नहीं लिया, एक दुश्मनी के तौर पे लिया। तो उसको खत्म करने के लिए धारा 356 उपयोग करते रहे। धारा 356 मुश्किल हो गया तो बाद में उन्होंने डिफेक्शन से सरकारें तोड़ना शुरू किया, और इसके कारण नीचे बहुत एक माहौल बिगड़ गया। केंद्र में बैठी हुई सरकार की सोच होनी चाहिए, टीम इंडिया। अच्छा, पहली बार ये कैसा हुआ है कि देश की राजनीति के केंद्र में
एक ऐसा व्यक्ति आज आया है जिसको राज्य का चलाने का बहुत अनुभव है। केंद्र से उसको क्या परेशानियां होती है उसने बराबर झेली है। उसके लिए वो इंसान राज्यों की समस्याओं को बहुत अच्छी तरह समझ सकता है, उसको मदद कर सकता है। तो टीम इंडिया का मेरा मतलब है प्रधानमंत्री एंड ऑल द चीफ मिनिस्टर्स। ये टीम इंडिया अगर सोच करके चलती है, देखते ही देखते देश बदलना शुरू हो जाएगा। सर, ये बहुत नया सुझाव है और बहुत लोग इस पर डिबेट कर रहे हैं कि ये कैसे होगा। एक प्लानिंग कमीशन है, एक नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, तो ये जो पीएम सीएम की टीम बनेगी, ये एक एडवाइजरी बॉडी होगी या इसकी कोई एक स्टेटस होगी जिसमें कि जो फैसले होंगे वो आपकी केंद्रीय मंत्रिमंडल लागू करेगी ही? आज क्या है, आज कम्युनिकेशन ही नहीं है, चिट्ठी चपाटी से चल रहा है। मीटिंग ऑफ माइंड, टीम का मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लिखी पट्टी नहीं होती है, मीटिंग ऑफ माइंड। आप इसको एक राजनीतिक परामर्श बॉडी बनाएंगे? इसको ये सब पॉलिटिकल वर्ड जो देना है दीजिए। इट्स लाइक ए फैमिली लाइक एनवायरमेंट, जिसमें सब मिलकर के हर एक की भलाई की। छोटा घर का बच्चा होगा तो उसकी भी चिंता होती होगी, घर में कोई बीमार व्यक्ति होगा तो उसकी भी चिंता होगी, जो ज्यादा कमाता होगा उसकी जिम्मेवारियों की चर्चा होगी। एक फैमिली लाइक एनवायरमेंट, सब राज्य और केंद्र मिलकर के हम एक परिवार है। हम यहां बैठे हैं, आप वहां बैठे हैं, हम हुक्म चलाएंगे, आप अनुमान करेंगे, हम देंगे, आप मांगेंगे। ये कल्चर देश को नहीं चलेगा। एक अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल के सवाल पर आता हूं, फिर इस पर थोड़ी और चर्चा करेंगे, फेडरलिज्म वाली। और वो सवाल ये है कि वही कोलिशन वाला जो मैंने सवाल उठाया कि क्या आप आर्थिक मंत्रालय, सारे महत्वपूर्ण मंत्रालय जिससे देश के राजकाज को फिक्स करना है, आप दबाव में आएंगे और गठजोड़ के सहयोगियों को दे देंगे? उदाहरण के लिए रेल, या जिनको हम लोग बदनाम करते हैं, बदनाम हुई हैं एटीएम मिनिस्ट्रीज बोल करके, क्या आप उस पर कोई समझौता करेंगे? पहली बात है, कौन किसके पास क्या जाएगा, इसके विषय में आज चर्चा करना बहुत जल्दी है और वो अच्छा भी नहीं लगता, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मैनिफेस्टो और हमारी नरेंद्र मोदी की सोच क्या है, मैं मानता हूं भारत के विकास के जो अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है उसमें एक रेलवे बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। हमने रेलवे को सिर्फ पैसेंजर सेवा का ही माध्यम माना। रेलवे को हमने हिंदुस्तान का ग्रोथ इंजन बना सकते हैं, रेलवे को देश का ग्रोथ इंजन बना सकते हैं। और रेलवे की ऐसी व्यवस्था है जो राज्य की विकास को और केंद्र के विकास को जोड़ने की एक बहुत बड़ी लिंक बन सकता है। हमने क्या किया, रेलवे को राज्य से भी अलग कर दिया और केंद्र से भी अलग कर दिया, एक अलग दुकान खोल करके रख ली। और वो कैसे चल रहा है, तो एक एमपी का प्रेशर रहता है, पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, कभी दो डिब्बे बढ़ा दिए, कभी 4 एसी कोच लगा दिए, कभी किराया इधर किया, ये स्ट्रेटेजी नहीं है। आमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, आज आप सुपर कंप्यूटर की मदद से रेलवे नेटवर्क का काम शुरू करें। कैन यू इमेजिन, हम दुनिया को क्या दे सकते हैं, इतनी बड़ी ताकत है इसकी। इसी को डिलीवर करने के लिए आपको बहुत ही सक्षम टीम की जरूरत होगी। एक लोगों में आशंका शुरू हुई है कि बीजेपी के पास ऐसी डिलीवरी करने वालों की जो एक मैनेजमेंट टीम होनी चाहिए उसकी बैंडविड्थ है, थोड़ी छोटी है, बाहर से भी लोग लेने पड़ेंगे आपको। भारत बहुरत्ना वसुंधरा है, ये हम लोग हमारे देश को कम ना आके, हमारे देश के लोगों की ताकत को कम ना आके। अब गुजरात में मेरे बीजेपी के ही लोग तो सरकार चलाते हैं। जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला है, बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रहा है। एनडीए बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट रहा है। एक्चुअली कमिटेड लोग होने चाहिए, कमिटमेंट वाले लोग होने चाहिए। बाकी ये चीजें सीखना कोई मुश्किल नहीं होता है। एक आपका कमिटमेंट जो आपने कहा है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, अभी के संदर्भ में हमको लगता है कि कोलिशन सरकारों के दौरान मंत्रालयों के टुकड़े करना, तर्क से हट करके कुछ भी मंत्रालय बना देना, तो क्या आप ऊर्जा के सारे मंत्रालयों को एक जगह, इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे मंत्रालयों को एक जगह, फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक नई डेफिनेशन जिसमें आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेन एजेंडा हो, या वैसा मंत्रालय बने, ये काम आप करेंगे? पहली बात है कि आप कुर्ता पैजामा पहनते हैं कि 3 पीस पहनते हैं, इसके आधार पर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट तय नहीं होती।
जब मैं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करता हूं, जैसे आज एक फाइल को मोक्ष होना है, उस फाइल को 40 जगह पे जाना पड़ता है। हिंदू 4 धाम की यात्रा के मोक्ष पा सकता है, लेकिन हमारी फाइल नहीं जाती। तो प्रोसीजर इतने लंबी चीजें चल रही है, इसको बहुत शॉर्टकट किया जा सकता है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम 5-15 लोगों पर बैठे ही से फर्क नहीं पड़ता है, ये सारी व्यवस्थाओं में गड़बड़ है। अब जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात आती है, अब गुजरात में हमने एक प्रयोग किया। हम लोग वनडे क्रिकेट से बड़े परिचित हैं, अब तो 2020 का माहौल है। गुजरात में हमने एक वनडे गवर्नेंस कंसेप्ट डेवलप किया। 225 टेक्नोलॉजी से एकदम पूरी तरह तैयार ऐसे सेंटर्स खड़े किए। कोई भी व्यक्ति अपना काम लेकर के सुबह आता है, लिफाफा छोड़ के चला जाता है, शाम को वापस जाता है अपने घर, लिफाफा उसका रेडी रहता है। न ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है, न टाइम खराब करना पड़ता है। अब ये मैं समझता हूं मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का ये नमूना है। तो इसको सिर्फ मंत्री कितने, डिपार्टमेंट कितने, इसी तराजू से नहीं तोला जा सकता। चूंकि आपने बात कही जल्दी फैसले की, तो अभी जो सबसे बड़ी चुनौती है उसको मैं थोड़ा आपके सामने समराइज करता हूं। टोटल फिस्कल कोलैप्स हो चुका है और इन्वेस्टमेंट साइकिल को नहीं चलाएंगे तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, तो नौकरियां क्रिएट नहीं होंगी, तो लोगों के पास रोजी रोटी नहीं होगी। ऐसे में जो टेस्ट केस होने जा रहा है अभी तुरंत सरकार बनने के बाद, क्या वो प्रोजेक्ट को जल्दी से क्लियरेंस देगी? क्या वो बैंकों का एनपीए खत्म करेगी? क्या जो प्रमोटर नाकाबिल है उसको बाहर निकालेगी? और फ्यूल लिंकेजेस में कोल इंडिया के काम करने का तरीका बदलेगी कि नहीं? तो कोल इंडिया के काम करने का तरीका, एनपीए और प्रमोटर को बाहर निकालना, ये 3 लिटमस टेस्ट होगा जिससे आपको गुजरना ही पड़ेगा। आप करेंगे? पहली बात है, देश के लिए जो करना होगा उसमें कोई राजनीति दबाव बीच में नहीं आएगा, और यही तो मेरी पहचान है। दूसरी बात है कि हमारे देश में जैसे कोल इंडिया का मामला है, क्या हम इसको प्रोफेशनलाइज नहीं कर सकते क्या? यही मैं आपसे सुनना चाहता हूं, आप करेंगे? वही तो मैं कह रहा हूं, नहीं कर सकते क्या? आराम से कर सकते हैं। मैंने जब गुजरात में एज ए चीफ मिनिस्टर आया तो हमारा गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 2500 करोड़ रुपीस पर ईयर डेफिसिट में था। उसको प्रोफेशनल मैकेनिज्म से काम किया, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन किया, एक्सपर्ट लोगों को इन्वॉल्व किया। आज वो घाटे से भी निकल गए, एफिशिएंसी अच्छी हो गई, 24/7 बिजली देने लगे और कंपनी घाटे से बाहर आ गई। तो ये कोल इंडिया में भी हो सकता है, और मैं तो इन विषयों में एक्सपीरियंस पर्सन हूं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ के कॉर्पोरेशंस में आपने काम किया है, इसलिए एक शब्द बड़ा आजकल चलता है सर, वो है क्रोनिज्म। मेरा कहना है कि भारत की पॉलिटिक्स को अगर क्लीन करना है तो जो सबसे बड़ा क्रोनिज्म है वो पीएसयू सेक्टर में है। वहां पर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एक बात है, लेकिन मूल टेस्ट है कि आप कुछ बड़े ऑर्गेनाइजेशंस को प्राइवेटाइज करेंगे कि नहीं करेंगे, और ये आपका राजनीतिक संकल्प बताएगा। मैं समझता हूं कि केस स्टडी करना चाहिए और प्रोफेशनली एडवाइस लेना चाहिए। ये डिसीजन भी पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए, ये डिसीजन भी प्रोफेशनल होना चाहिए। और दूसरा, मेरा मत है, अगर जो आज डूबा हुआ पीएसयू है उसके भी जो एम्प्लॉइज हैं उनको अगर विश्वास में लिया जाए और उन्हीं के जिम्मे डाल दिया जाए तो वो किसी प्राइवेट कंपनी से अच्छा चला के दिखाते हैं। इसलिए पीएसयू के एम्प्लॉइज के प्रति आशंका करके निर्णय नहीं करने चाहिए। उनको अवसर देना चाहिए काम करने का, उनकी ताकत पे भरोसा करना चाहिए, उनको प्रोफेशनल मैनेजमेंट करने का तर्क और अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। सर, आप मुझे ये कह सकते हैं कि आप स्केप्टिकल हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन में जाने के पहले पुराने तरीकों को आप एक मौका और देंगे। आप एक निश्चित लिमिटेड शब्द प्रयोग मेरे से चाहते हैं, कल सुबह तक आपका टाइम खराब होगा, तो ऐसी कोशिश मत कीजिए, ऐसी कोशिश मत कीजिए। जैसे मैं बताऊं, मैं जब आया तो मैंने गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन, ताला लगने वाला था। मुझे जो मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला डेलीगेशन मिला था, फर्स्ट डेलीगेशन इन माय लाइफ एज ए चीफ मिनिस्टर,
वो आज गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के एम्प्लॉयज आए थे और करीब 80 लोग आए थे। रोना बाकी था उनका। बोले साहब 30 साल 45 साल नौकरी हो गए, हम जाएंगे कहाँ, बच्चे जाएंगे कहाँ, ये बंद हो रहा है, बचाओ। मैंने कहा मुझे एक हफ्ता दीजिए, और मैंने पहला काम उस पर ध्यान दिया था। आज वो हमारी कोई भी पीएसयू में सबसे ज्यादा प्रॉफिट करने वाली इकाई बन गया है। उसी एम्प्लॉय को मैंने विश्वास में लिया, उनकी मीटिंग की, मैंने कहा मैं आपको दे रहा हूं, आप आपका भी भविष्य बनाइए, राज्य का भी भविष्य बना दिया उन्होंने। ये जो सोच है ना हमारी कि सब निकम्मे लोग हैं, उसी ने तो बर्बाद करके रखा है। ठीक है सर, आप लोगों ने ये कहा है मैनिफेस्टो में कि पॉलिसी स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, रिट्रोस्पेक्टिव तरीके से कोई काम नहीं होना चाहिए। उस कसौटी पे एफडीआई रिटेल में जो है उसको रीलुक करना ऐसे ही माना जाएगा कि फिर हम गलत सिग्नल दे रहे हैं लोगों को। और जीएसटी में डेडलाइन नहीं देना, उसमें भी मुझे लग रहा है कि जिस राजनीतिक डिटर्मिनेशन की जरूरत है, क्योंकि जीएसटी एक दूसरा सबसे बड़ा एंटी करप्शन टूल है और ग्रोथ बढ़ाने वाला टूल है, जिसमें आप लोगों की पोजीशन पहले अलग रही है, आप लोगों ने इसका विरोध किया है। ये सरासर आपके पास गलत जानकारी है। आई एम सॉरी टू से, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से जीएसटी की पक्षकार रही है। हम जीएसटी के पक्ष में है। जब प्रणब मुखर्जी साहब फाइनेंस मिनिस्टर थे तो मेरी उनसे बहुत डिटेल बात हुई थी, और जीएसटी की सफलता का आधार हम पार्लियामेंट में क्या कानून लाते हैं उस पर नहीं है। जीएसटी की सफलता का आधार हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क कितना स्ट्रेंथन करते हैं उस पर है। अनलेस एंड अनटिल आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नेटवर्क नहीं करते हैं, जीएसटी इज इम्पॉसिबल। उसको अभी तक भारत सरकार नहीं कर पाई है। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, भारत सरकार को राज्यों के साथ अपनेपन का व्यवहार करना पड़ेगा, बड़े छोटे का नहीं। किसी भी राज्य का नुकसान करके आप कोई भी कानून लाओगे तो फायदा नहीं होगा। राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए। उनकी जिम्मेवारी थी, उन्होंने नहीं किया, हमारी जिम्मेवारी आएगी, हम करेंगे। लेकिन जीएसटी की जरूरत है, ये हम मान के चलते हैं, लेकिन प्रोसेस क्या हो, सपोर्ट सिस्टम क्या हो, इसके विषय में एडवांस में काम होना चाहिए। बिल्कुल। आप कुछ ऐसा करने वाले थे, हमने चर्चा सुनी थी कि जब आएंगे तो एक 100 दिनों का, शुरुआती 100 दिनों का एक कोई एजेंडा सामने रखेंगे, ताकि इसीलिए पूरे सिस्टम को आप टाइम बाउंड गवर्नेंस के मोड में फंसा सकें। ये बाय एंड लार्ज जो शॉर्टकट वाले राजनीति है ना, उसका हिस्सा है। और गर्मा-गर्म न्यूज ट्रेडर्स जो है उनका काम है। सरकार चलाना इट्स अ सीरियस बिजनेस। गंभीरता से कदम उठाने चाहिए। कोई मीडिया पब्लिसिटी वाले इनिशिएटिव लेने की जरूरत नहीं है। 5 साल के बाद ही लोगों को इवोल्यूशन करने का मौका देना चाहिए। हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, हर सप्ताह, हर महीना, 100 दिन, ऐसे हिसाब किताब नहीं होते हैं। इतना बड़ा देश है। अभी जो पीएमओ है मौजूदा, उसके बारे में चर्चा है कि पता नहीं वो काम करता है कि नहीं। एक बहुत कम एक्सपेक्टेशन पे चूंकि नरसिम्हा राव आए थे तो उन्होंने कुछ बड़ी डिलीवरीज कर दी थी, और एक साधारण सा पीएमओ वाजपेयी जी का था। चूंकि आपने अभी खुद कहा कि मेरी एक पहचान है, आप कहना ये चाह रहे थे कि डिसाइसिव होने की मेरी एक पहचान है। ऐसे में हमको ये लगता है कि पीएमओ का स्वरूप बहुत बदलेगा और कैबिनेट के ऊपर एक सुपर स्ट्रक्चर ऐसा होगा जहां सब चीजें संचालित होंगी। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में कहा है कि पीएमओ के तहत उसको काम करके देखना पड़ेगा। ये आपके वो इंस्ट्रूमेंट होंगे, गलत नहीं है, इसमें लेजिटिमेट है। ये इंस्ट्रूमेंट होंगे जिससे कि पीएमओ बहुत डायरेक्टली हर चीजों को मॉनिटर करे। अगर कोई ये सोचता है कि इतने बड़े देश को एक ही दफ्तर से चलाने के सपने देखता है तो उससे बड़ा कोई गलत थिंकिंग नहीं है। भारत जैसे देश में जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन होगा, जितना ज्यादा साथियों को एम्पावर किया जाएगा, जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी औरों के कंधे में दी जाएगी, उतनी गति ज्यादा बढ़ेगी। सेंट्रलाइज सिस्टम से देश नहीं चल सकता है। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि न्यूज ट्रेडर्स को समय नहीं होता है सच खोजने का। मैं एक ऐसा मुख्यमंत्री हूं, 14 साल हो गए, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, कोई काम नहीं मेरे पास, मैं बिल्कुल खाली हूं।
सर इस पर याद है मेरी टीम काम कर रही है और बहुत अच्छा कर रही है। इतने साल हो गए, मुझे कभी भी मेरी सरकार में किसी सेक्रेटरी को फोन नहीं करना पड़ा, नॉट अ सिंगल इंसिडेंट 14 साल में। सिस्टम है, मिनिस्टर्स हैं, डिपार्टमेंट है, वो अपने बलबूते पर करते हैं। इस पर एक बात याद आई, आपने एक रैली में कहा था कि हर चीज का ज्ञाता मुझे होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक चीज आती है कि जिसको आता है ये काम उसको मैं यहाँ अपने पास लाके अपनी टीम में शामिल कर सकूं। फिर उस चिंता पर मैं लौटूंगा सर कि बुजुर्ग लोग आपको मार्गदर्शन करें पार्टी में, सरकार में, वहां तक तो ठीक है। बहुत सारे बुजुर्ग लोग कार्यकारी रोल में तो नहीं होंगे ना? मैं नहीं मानता हूं कि बुजुर्ग लोग बेकार होते हैं, मैं नहीं मानता हूं। मेरे कहने का आशय वो नहीं है सर। आप समझ रहे हैं कि जो एनर्जी, फोकस, कंप्रिहेंशन, फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच। मैंने आज के जनरेशन से अब एक 20 साल का नौजवान लाइए और 60 साल का मोदी को खड़ा कर दीजिए, मैं दावे से करता हूं मैं जितनी टूर करता हूं वो नहीं कर पाएगा। तो आप इन चीजों को ऐसे तोलमोल नहीं करना चाहिए। सब मीडिया के चुलबुली खबरों के लिए होता है, देश ऐसे नहीं चलता है जी। देश समाज की सबकी शक्तियों से चलता है, कहीं अनुभव लगता है तो कहीं एनर्जी लगती है। आपके बारे में जो एक शब्द चलता है, जो आपने खुद ही ने कहा कि कोई एक व्यक्ति चलाए ये नहीं होता, सबको मिलकर चलाना होता है। उसमें सवाल ये है कि फेडरलिज्म वाला, और मुझे लगता है ये आपके रडार पे है कि 33 लाख करोड़ रुपए दिए सरकार ने केंद्रीय योजनाओं को लागू करने के लिए। 1 रुपए में 4 पैसे का आउटपुट आता है, राज्य सरकारें करती है 11 पैसे का आता है। फिर डर लगता है कि क्रेडिट कौन लेकर के जाएगा। क्या हम ये माने कि आप ज्यादा से ज्यादा फिस्कल एम्पावरमेंट और पैसे राज्यों को सौंप देंगे? क्योंकि एज अ मुख्यमंत्री आप यही कहते थे, यही चाहते थे। ऐसा जिस शब्दों में आप कहते हैं उस शब्दों में मैंने कभी कहा नहीं, और नहीं ऐसे कोई सोचता है, करता है। राज्यों की क्या अपेक्षाएं रहती हैं मुझे मालूम है। वो कहता है कि मेरी प्रायोरिटी पानी है, और आप कहते हैं कि नहीं हम तो रोड के लिए पैसे देंगे। कॉन्ट्राडिक्शन वहां होता है। आप उसको विश्वास में लीजिए ना, आप उसकी आवश्यकता, और अगर आप उसकी योजना के अनुसार आपको मदद करोगे तो वो आपको परफॉर्म करके देगा। दूसरा, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर ग्रोथ 4% तक हम पहुंचा नहीं पाते। क्या भारत सरकार खेती करने जाएगी क्या? राज्यों का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, अगर मान लीजिए कल बिहार 15% एग्रीकल्चर ग्रोथ करता है तो अल्टीमेटली देश के ग्रोथ में वो एडिशन होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मुझे अगर बिहार 15% एग्रीकल्चर ग्रोथ करता है तो उसको प्रोत्साहन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो ये सोच बदलने की आवश्यकता है। जो राज्य जो अच्छा कर सकता है, अभी हमारे यहाँ क्या हुआ है कि अगर आप बेस्ट परफॉर्मिंग है तो जैसे जिस इंसेंटिव क्षेत्र में आ जाते हैं, अगर गुजरात में मैंने ग्रामीण सड़क बना दी तो फिर मुझे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से 1 पैसा मिलेगा नहीं। क्यों? फिर आपका तो हो गया। तो ये नहीं। अच्छा ठीक है, यहां आपको जरूरत नहीं, आप बताइए आपके पास कौन सी चीजें जो करने वाले हो। ठीक है, रोड में हो गए हो, पानी करना है, ठीक है, रोड वाले पैसे आपको पानी में हम शिफ्ट करके देते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। विदेश नीति, अमेरिका से जैसे संबंध रहे, लेकिन उसके बाद वो सिग्नल दे रहा है, और नैन्सी पॉवेल को हटाना एक सिग्नल है। अमेरिका के साथ भारत सबसे जरूरी पार्टनर है, लेकिन इस वक्त की सरकार का संबंध, हमारे देश का संबंध अमेरिका से बिल्कुल खराब परिस्थिति में पड़ा हुआ है। आप इसको कैसे रिपेयर करेंगे? पहली बात यह है कि आज से 25 साल पहले का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का रोल और आफ्टर दिस ग्लोबलाइजेशन एरा बहुत बदल चुका है। आज डिप्लोमेसी के जो पहले के पैरामीटर्स थे वो न के बराबर हो गए हैं। आज प्रीडोमिनेंटली ट्रेड, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, इन्हीं चीजों के आसपास वैश्विक संबंध ज्यादातर बन रहे हैं। भारत की भलाई में भी ट्रेड, कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी, उसमें हम देश के लिए जो भी अच्छा ला सकते हैं वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो सर आप सिद्धांत रूप में वही कह रहे हैं कि कॉमर्स अलग, विदेश मंत्रालय अलग,
वित्त मंत्रालय के कुछ काम अलग, इन सबको एक जगह लाके कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। इसीलिए मंत्रालय का रिस्ट्रक्चर एक बहुत अच्छा सुझाव है। पहली बात है कि कभी कभार एक परिवार 6 कमरों में अगर रहता है तो परिवार को एक करने के लिए 6 कमरे तोड़ करके कमरा बनाने की जरूरत नहीं होती है। 6 कमरों में भी एक परिवार रहता है। जी, सब्सिडी पे राइट बेस्ड पॉलिटिक्स का एक दौर चला, और क्योंकि आप लोगों ने भी फूड सिक्योरिटी की बात कही है, मुझे लगता है कि चुनाव जीतने तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद गरीबों के नाम पर सब कुछ जस्टिफाइड है, इनफिशिएंट पैसा खर्चा करना, इस पर एक सीरियस रीथिंकिंग की जरूरत है। आप करेंगे? पहली बात है, हिंदुस्तान की तिजोरी पर गरीबों का ही अधिकार है और गरीबों का ही अधिकार रहेगा। ये हमारा कमिटमेंट है, हमारा कन्विक्शन है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेकिन अप्रोच हमारा ये रहेगा कि गरीब जल्दी से जल्दी गरीबी से बाहर आने का उसको मदद मिले। गरीब को गरीब रखने का अप्रोच नहीं रहेगा, लेकिन पैसों पर हक गरीब का रहेगा, भारत की पूरी संपत्ति पर अधिकार गरीब का ही रहेगा, और सरकार, संसाधन, गरीब सब मिलकर के लोगों को भी गरीबी से बाहर निकालेंगे, देश को भी गरीबी से बाहर निकालेंगे। सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसके पहले हम लोग आपको आर्थिक नीति के तौर पर, आपके विजन के तौर पे आपको हम लोग राइट विंग में रखते थे। अब जो मैनिफेस्टो आया है और आप जो बोल रहे हैं, ये हमको बता रहा है कि चुनाव के बाद आप उतने ही सेंट्रिस्ट भी होंगे। मैं नहीं मानता हूं ये लेफ्ट और राइट वाली सोच कहां से आई है। हमारी सोच एक ही है, प्रो पीपल। अब प्रो पीपल जो भी होगा, उसको जो टोपी पहनानी हो पहना दीजिए, जो रंग लगाना है लगा लीजिए, हमारी नीतियां प्रो पीपल रहेगी। मैंने कोशिश तो ये की थी सर, जब तैयारी कर रहा था, कि मैं टोपी, माफी, वन मैन डिविजिव, इस पर आपसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप बहुत इंटरव्यू दे चुके हैं। लेकिन कुछ जरूरी बातें हैं सर। उसमें पहला ये है कि मैंने जैसे ऑब्जर्व किया, आपने सद्भावना यात्रा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपका एक बयान, उसके बाद ये कहना कि हिंदू और मुसलमान को गरीब से लड़ना है, फिर ये कहना कि कहां से ज्यादा हज यात्री जाते हैं, आपने एक बहुत सटल लेकिन अच्छी मुस्लिम आउटरीच की कोशिश की। लेकिन चुनाव जहां पहुंच गया है, जैसा पोलराइजेशन हो गया है, उसमें मुस्लिम एंग्जाइटी को एड्रेस करने की जो जरूरत है, आपने अपना वो पूरा काम कर लिया है क्या सर? पहली बात है, वो मैंने शुरू ही नहीं किया है, और नहीं मैं वो भी करने वाला, और नहीं मुझे वो जरूरत है। मैं इसका घोर विरोधी हूं, घोर विरोधी हूं। मुझे अगर रीच करना है तो गुजरात में मेरा एक ही मंत्र रहता था, 6 करोड़ गुजराती। देश के लिए मेरा मंत्र है 1.25 करोड़ देशवासी। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये टर्मिनोलॉजी से देश तंग आ चुका है। अब देश को एक ही टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए, नौजवान, गरीब, किसान, गांव, शहर, शिक्षा, आरोग्य, इसी टर्मिनोलॉजी पर देश को चलाना चाहिए। सर, ये आप कहते हैं, लेकिन आपकी पार्टी सोनिया गांधी बुखारी से मिलें तो बड़ा ऐतराज, राजनाथ सिंह कल्बे जवाद से मिलें तो उसको जस्टिफाई करती है। हमारी तरफ से किसी को मिलने के संबंध में बयान नहीं आया है, उनके बयान के संबंध में बयान आया है। बयान ये आया कि पर्टिकुलर कम्युनिटी को कहा गया कि आप इकट्ठे होकर के, मिल करके वोट करें। ये भारत के संविधान के खिलाफ है, इलेक्शन के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। लेकिन सबको मिलना चाहिए, 100 जगह पे जाना चाहिए, कुछ गलत नहीं है। मैं तो चाहूंगा सोनिया जी ईसाइयों को भी मिले, मुसलमानों को भी मिले, मुसलमानों में जितने तबके हैं सबको मिले। लोकतंत्र में तो ये जिम्मेवारी का हिस्सा है, तो कोई मिलता है उसको बुरा हमने नहीं कहा। आप मैसेज क्या देना चाहते, बोलते क्या है, उस पर चिंता का विषय रहता है। तो ये स्क्रिप्टेड लगता है हमको, या नहीं है तो आप बताएं, कि राजनाथ सिंह जी अच्छे हैं, अटल जी जैसे हैं, बीजेपी अच्छी नहीं है, मुसलमानों को मोदी जी से डर है। कल्बे जवाद ने राजनाथ सिंह से मिलने के बाद ये कहा। क्या हम इसको एक स्क्रिप्टेड बयान माने, या ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल नहीं भेज रहा है क्या? चुनाव के बुखार में बहुत बातें निकलती रहती है। अपना काम है, अच्छा करो, सबके लिए अच्छा करो, मन उसी में लगाओ।
आपके लिए, क्योंकि पूरे देश को आप संबोधित कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर ऑल बनारस में एक चुनाव लड़ना है और जाहिर है कि आपको सब मतदाता के पास जाना है, जिसमें आप जाएंगे किसी एक के पास, लेकिन हम देखेंगे कि हिंदू के पास गए, मुसलमान के पास गए। बनारस के मुस्लिम मतदाताओं से आप क्या कहेंगे? फिर एक बात, मैं उस पाप को कभी नहीं करूंगा। मैं न हिंदू को कुछ कहूंगा, न मैं मुसलमान को कुछ कहूंगा। मैं मेरे देश के 125 करोड़ भाइयों बहनों से कहूंगा, अगर उनको मेरी बात जचे तो मेरे सर आंखों पर, उनको न जचे तो मेरी बात के लिए इंतजार करें। मैं ये तोड़ने वाली राजनीति का शिकार होना नहीं चाहता हूं। मैं चुनाव हार जाऊं मुझे मंजूर है, मैं पूरी तरह खत्म हो जाऊं मुझे मंजूर है, लेकिन मैं मानता हूं सेकुलरिज्म के नाम पर देश को तोड़ा गया है, भाई भाई को बांटा गया है। हम सब देशवासी एक हैं, यही मंत्र को लेकर मुझे चलना है। गुजरात में मुझे सफलता मिली है, देश में भी मिलेगी। सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। गुजरात के उदाहरण को हम लोग भी एक्नॉलेज करते हैं। ये आपका किया हुआ नहीं है, लेकिन जो नंबर है छोड़ दें ओपिनियन पोल के, राजनीतिक असेसमेंट ये आ रहा है कि मुसलमान, जिसके बारे में हम कहते थे टैक्टिकल वोट करता है, क्योंकि इलेक्टोरल रियलिटी है और हमको वो नंबर देखने पड़ते हैं सर, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पहली बार मुसलमान ये तय करके बैठा है कि बीजेपी को हराने का वोट डालना है। ऐसा मुस्लिम यूनिटी ग्लोबलाइजेशन के इस दौर के बाद हम चाहते थे कि हम नहीं देखें, लेकिन ये बहुत बुरी सच्चाई हो गई है इस चुनाव में। इस पर जो लोग काम करते हैं वो अपना करते रहे, मैं जिस लाइन पर काम कर रहा हूं मैं करता रहूंगा। ठीक है। एक बात और है, जो कहते हैं वन मैन, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं कहता हूं कि वन मैन नहीं है ये मोदी जी हैं, राजनाथ जी हैं और मोहन भागवत जी हैं, जो इस वक्त बीजेपी की शीर्ष लीडरशिप हैं। इस वक्तव्य पर आप क्या कहेंगे? ये हमारे देश में फैशन हो गई है और मैंने देखा है कि जब जब कांग्रेस के बुरे दिन आते हैं वो आरएसएस को गाली देने के लिए मैदान में उतर आते हैं। वो एक सांस्कृतिक संगठन है और हमारे देश के ये न्यूज ट्रेडर्स ने, वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप्स ने आरएसएस का बहुत नुकसान किया है, बहुत नुकसान किया है। सचमुच में वो देश के लिए काम आने वाला, निस्वार्थ भाव से काम करने वाला, भारत को समर्पित हिंदुस्तान का आज सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन है। उसकी अच्छाइयों को, उसकी शक्तियों की पूजा होनी चाहिए, देश की भलाई में उनका काम आना चाहिए। मैं ऐसे कई आरएसएस वालों को जानता हूं जो दूर सुदूर जंगलों में अकेले बैठे हैं, शिक्षा के लिए काम कर आदिवासियों में। मैं नॉर्थ ईस्ट में देख रहा हूं, कोई जाता नहीं है। सैकड़ों आरएसएस के लोग अपना घर बार छोड़ करके वहां के बच्चों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और इसलिए इनको इस प्रकार की राजनीति की हल्केपन की बातों में लाना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। ये पवित्र लोग हैं। बिल्कुल। एक पॉलिटिकल एनालिसिस और जिस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा वो ये कि दरअसल बीजेपी अभी तक, इसके पहले आरएसएस से दूर हो गई थी और आप बीजेपी को आरएसएस के पास ले गए हैं। मैंने एक आरएसएस नेता का इंटरव्यू किया जिन्होंने ये कहा कि 77 के बाद शायद इतने सक्रिय रूप से चुनाव में हम अपना योगदान पहली बार दे रहे हैं। अभूतपूर्व ढंग से सक्रिय हैं वो लोग। तो मुझे लगता है कि आपके साथ आरएसएस पूरी तरह से सन्नद्ध खड़ा है। मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, आपने किसका इंटरव्यू किया, क्या किया, और न ही कोई मेरी कभी आरएसएस के लोगों से इस प्रकार की कोई मीटिंग हुई है और न ही मुझे इसकी कोई जानकारी है। लेकिन मैं आरएसएस से जुड़ा रहा, बचपन से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस का संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। आरएसएस ने कभी भी, मेरे इतने साल के संबंध है, हम लोगों को न कभी इस प्रकार से काम करने के लिए कहा है। आरएसएस पहले से ही कहता है कि जिसका राजनीतिक इंटरेस्ट होगा वो उसकी मनमर्जी का मालिक है, उसको ठीक लगे तो काम करे, नहीं लगे तो ना करे। संघ की तरफ से इस प्रकार के कोई निर्देश होते नहीं है। आपने पिछले इंटरव्यूज में और आज भी एक नया शब्द इस्तेमाल किया है सर, उसको समझा दीजिए। पहले मीडिया के बारे में आप कुछ कमेंट करते थे, अब आप कहते हैं ये न्यूज ट्रेडर्स। क्या मतलब है सर, कौन है ये लोग?
देखिए, पहली बात है, मैं मीडिया के कभी कमेंट नहीं किया हूं। ये बात जरूर है कि हमारे देश में जैसे कोर्ट जजमेंट के संबंध में कुछ भी बोलो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। अब वो तो कानूनी व्यवस्था है, लेकिन एक दूसरा नया एक ऐसा तो हुआ है कि देश भर के राजनेताओं को तो जो चाहे वो बद्दी से बद्दी बात बोलो, लेकिन कोई अगर अखबार में कोई चीज आ गई, टीवी में कुछ आ गया और उसके खिलाफ गलती से भी कोई शब्द निकल गया तो माय गॉड, सब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जितनी सजा होती होगी इससे ज्यादा सजा सब इस दुनिया के लोग इकट्ठे होकर के कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टेररिज्म चल रहा है। अब हमको राजनीति में हमको भुगतना पड़ता है, क्या करें, प्रोफेशनल है जा रहे। एक बात है सर, और ये एक राय के तौर पर रख रहा हूं, और वो ये है कि जितनी मीडिया स्क्रूटनी आपकी हुई शायद किसी की नहीं हुई है। यही वजह है कि जब आपको रियलाइज हुआ तो उसके बाद आपने अपना एक ऐसा खुद का कम्युनिकेशन और काउंटर मीडिया खड़ा कर लिया कि आज आप हमसे बात भले ही कर रहे हो लेकिन आपको हमारी जरूरत रही नहीं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी ताकत है मीडिया। मीडिया की ताकत बढ़नी चाहिए, मेरा मत है, और मीडिया का रिस्पेक्ट भी बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे हम राजनीति में लोग आए, हम ही ने हमारे व्यवहार से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर दिया। हम ही लोगों ने किया। मेरा रोल 50% है, 100% है, उसका विवाद हो सकता है, लेकिन पूरी इस धरोहर को हमने बहुत नुकसान किया है। अच्छा होता हम अपने आचरण से राजनीतिक पूरी जो एक व्यवस्था है उसकी ताकत बढ़ाते तो अच्छा होता। उसी प्रकार से मीडिया को भी बचाने का काम मीडिया को ही करना पड़ेगा। मीडिया की क्रेडिबिलिटी कैसे बढ़े, मीडिया देश को काम कैसे आए, वो मीडिया ही कर सकता है, क्योंकि बाहर के लोग नहीं कर सकते। जैसे हमारे लिए चिंता का विषय है कि हम राजनीति को अच्छी कैसे करें, राजनीति को शुद्धिकरण कैसे करें, राजनीति का अपराधीकरण कैसे करें, वो कोई बाहर से डंडा मार से होने वाला नहीं है। हम लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ये एक अहम सवाल है सर, क्योंकि महंगाई, भ्रष्टाचार और बैड गवर्नेंस, ये मुद्दे आप लोगों की तरफ से हाईलाइट हुए। भ्रष्टाचार के मसले में मुझे लगता है कि आपने चूंकि जिक्र किया है तो उस पर मैं दोबारा आना चाहूंगा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनने चाहिए। 1 साल के भीतर जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस हैं, नहीं हैं, जो भी इल्जाम हैं, उन पर साफ सफाई हो जानी चाहिए। मेरे ख्याल से ये एक कंपोनेंट है। आप अगर आ जाते हैं सत्ता में तो उसके बाद भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम का सबसे बड़ा पहला टूल, सबसे पहला दौर क्या होगा? इसको जरा अलग ढंग से अपन सोचे। हमारे देश में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है राजनीति का अपराधीकरण। और मुझे सीएनबीसी के दर्शक माफ करें, मैं थोड़ा विस्तार से विषय बताना चाहता हूं, इसलिए कि देश में इसको एक गंभीरता से लेने की जरूरत है। हमारे राजनीतिक 60 साल के इतिहास को देखिए। देश का सौभाग्य रहा कि शुरू में देश में आजादी के आंदोलन में से तपे तपाए लीडर मिले और बहुत सेंसिबल लीडरशिप देश को मिली और हर लेवल पे मिली। 15-20 साल में ही डिटोरेशन आया और फिर गुटबाजी की राजनीति ने जगह ली। एक आध दशक गुटबाजी से उभर करके आई हुई राजनीति हावी होने लगी। फिर गुटबाजी को स्ट्रेंथन करने का एक तरीका आया है कास्ट बेस को पकड़ना। कास्ट बेस ने वोट बैंक का में कन्वर्ट किया और जातियों से नेता पैदा होने लगे, जातियों को ओन करने लगे, जातियां उनको ओन करने लगी और खेमे बनने लगे, जिसने लीडरशिप क्वालिटी को भी हार्म किया, ओवरऑल देश के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी हार्म किया। इसको करने के लिए उस जातियों के जो दबंग लोग थे उनका महात्मा बढ़ गया। धीरे धीरे एंटी सोशल लोगों की मदद पॉलिटिशियन लेने लगे। बाद में एंटी सोशल को लगने लगा कि मैं क्यों मदद करूं, मैं खुद ही नेता क्यों ना बनूं, तो फिर शिफ्ट वहां हुआ। तो जो कभी आजादी के आंदोलन में से नेता पैदा होते थे, जो कभी समाज सेवा से नेता पैदा होते थे, जो कभी समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के प्रति समर्पित भाव से नेता पैदा होते थे, धीरे 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 बंदूक की नोक में से नेता निकलने लगे। तो ये डिटोरेशन आया है, इसने देश का बहुत नुकसान किया है।
आज राजनीतिक दल चाहते हुए भी 100% शुद्धिकरण नहीं कर पा रहे हैं। कोई 10 गलती करता होगा तो कोई 15 करता होगा। मैं किसी को फिर आलोचना नहीं करता हूं, न मेरी पार्टी को होलियर देन दाऊ कहता हूं, न किसी को बुरा कहता हूं। लेकिन देश के लिए चिंता का विषय है, तो मैं नॉट एज ए बीजेपी मैन, एक नागरिक के नाते इसे गंभीर बात मानता हूं। अब मुझे जो उपाय सूझता है, जो उपाय मुझे ये लगता है कि शुरुआत कहां से करें, तो मेरे मन में एक विचार आया। फिर भी ये दर्शक अगर कोई मुझे आइडिया देंगे तो आई बी हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट आइडिया। मेरे मन में विचार आया कि इस बार जो पार्लियामेंट बनेगी उसमें जितने भी चुन करके आएंगे, उन्होंने अपने नॉमिनेशन फाइल में एफिडेविट की है, उन पर कितने क्रिमिनल केसेस हैं लिखा है, उन सबको हम सुप्रीम कोर्ट को दे देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट को गए भी हमको एक मैकेनिज्म बना कर दो, और इन पर इतने आरोप हैं, सच्चे हैं झूठ है, वो कोर्ट तय करे। लेकिन ये लटकती तलवार नहीं रहनी चाहिए। तय हो जाए अगर उसने गुनाह किया है जेल चला जाएगा, जेल चले जाएगा तो पार्लियामेंट में उसकी सीट खाली हो जाएगी, उपचुनाव हो जाएगा। फिर एमएलए जितने हैं देश में उनकी स्क्रूटिनी हो जाए, तो एक बार एमएलए एमपी सिटिंग जो है उनमें अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसको जस्टिस की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। गुनाह किया होगा तो सजा होगी, नहीं किया होगा तो उसके बाद जिन्होंने नामांकन भरा है, जीते हो या हारे हो, उन सबको लेना चाहिए हाथ में, और फिर कोर्ट ने उसका काम करना चाहिए। उसके बाद कॉर्पोरेशन लेवल पे, पंचायत लेवल पे एक बार अगर हमने, अब देखिए 2019 महात्मा गांधी को 150 हो रहे हैं। महात्मा गांधी को अगर हम अपराध मुक्त राजनीति, ये उनकी 150वीं जयंती पर अगर देते हैं, शुद्धिकरण की प्रक्रिया वाली राजनीति, मैं मानता हूं गांधी जी को हम बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देंगे। मेरे मन का इरादा है, और मैं मीडिया से भी प्रार्थना करता हूं, देशवासियों को प्रार्थना करता हूं कि मुझे इसमें मदद भी करें, गाइड भी करें। ये हो सकता है, ये हाथ ऊपर कर लेने वाला मामला नहीं हो सकता है, शुरू करना ऐसा मेरे मन में विचार है। ये बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग थॉट है, मुझे लगता है नई बात आपने कही है सर। भ्रष्टाचार का सिर्फ ये एक कंपोनेंट है, दूसरा कंपोनेंट वो भी है जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग यूपीए की लगातार आलोचना करते रहे। वैसे में जब आप कहते हैं कि आप विंडिक्टिव पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, जो हम आपसे सुनना चाहते थे, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि आप पर विंडिक्टिव पॉलिटिक्स न करने का इल्जाम न लग जाए, इसलिए जो जमीनों के हरियाणा राजस्थान के आप हवाले देते रहते हैं, ऐसे मामलों की जांच आप नहीं करेंगे? पहली बात है कि हमारे देश में पोस्ट करप्शन क्या हो, उस पर तो बहुत डिबेट होती है, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि देश को कुछ नहीं मिलता है। मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि ऐसी कैसी व्यवस्थाएं विकसित करें ताकि करप्शन को लिए स्कोप मिनिमाइज हो जाए। अब तय ये करना है कि मुझे नया करप्शन न हो, उस पर अपनी शक्ति केंद्रित करना, कि पुरानी गंदगी को सफाई करने में टाइम खराब करना। मेरी आत्मा कहती है कि मेरा ध्यान नई गंदगी पैदा न हो, ये मेरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। एक बार मैं अगर ऐसा मैकेनिज्म बना देता हूं जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद हो, ट्रांसपेरेंसी हो, पॉलिसी ड्रिवन कंट्री हो, प्रिवेंटिव मेजर्स जितने ले सकते हैं इस पर बल देना चाहिए, मेरा मत है। फिर बीमारी को एड्रेस करेंगे, वो भी पॉलिटिकली बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना कॉज खत्म हो जाएगा, बीमारी बढ़ती जाएगी। जो भी हो, और वो तो मोदी पर भी है तो होना चाहिए। मोदी प्रधानमंत्री हो जाए और उनके पर कोई केस लटका है तो वो अटक जाए, वो नहीं होना चाहिए। प्रोफेशनली मोदी पर कोई इल्जाम है तो वो प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, मोदी ने उसको कभी रोकना नहीं चाहिए। सर, आप जो बातें कह रहे हैं उसका मतलब ये होगा कि जितनी संस्थाएं हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका एक सीरियस रिपेयर आपके लिए पहला टास्क होगा। सीबीआई से लेके, सीवीसी से लेके, चुनाव आयोग से लेकर के पार्लियामेंट की फंक्शनिंग, सारी संस्थाओं को रिस्टोर करना
आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए? मूलतः संस्थाएं बुरी नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं ने जो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क हमें दिया है वो अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉपर लीडरशिप नहीं मिलने के कारण, पार्टी इन पावर के लोगों की प्रायोरिटीज अलग होने के कारण इन सबको छोटा मोटा नुकसान हुआ है। अगर एक बार सही दिशा में जाना है, तय हो जाए, तो फिर यही संस्था है, यही लोग अपनी प्रायोरिटी बदल करके अच्छाई की ओर चल पड़ेंगे। सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जो बिजनेस और पॉलिटिक्स के संबंधों से जुड़ा हुआ है। आपके बारे में तरह तरह की चर्चाएं, आलोचनाएं, कांग्रेस पार्टी का नया अटैक जिसमें टॉफी मॉडल, उसमें मैं बिल्कुल नहीं जाना चाहता हूं। मुद्दा यह है कि आपकी एक इमेज है बिजनेस फ्रेंडली की, मुझे लगता है अच्छी इमेज है वो। इसका एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ये कॉर्पोरेट्स के लिए कुछ भी कर देते हैं। मेरा सवाल यह है कि कोई भी कॉर्पोरेट आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले पाए, वो दिल में जानता है कि नहीं ले सकता। आप किसी के हाथ इस्तेमाल हो जाएं, ये इस देश के हर सो कॉल्ड क्रोनी कैपिटलिस्ट को पता है। ये बात आप एक बार हमारे सामने कह भी दीजिए सर। देखिए, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियनों में हिम्मत नहीं है कि खुले मंच पे उद्योगकारों के बीच में खड़े रह करके फोटो निकाले। हिम्मत नहीं है। क्यों? भीतर से चोरी है, पाप है। पर्दे के पीछे ये दिन रात उद्योगकारों के साथ ही बैठे रहते हैं। ये मेरे पास पूरी जानकारी है। मैं खुल करके बैठता हूं क्योंकि मुझे कुछ छुपाना नहीं है, मुझे कोई चोरी नहीं करनी है। इसलिए और जनता के सामने दम करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे हैं वैसे देश और दुनिया देखे, इसी में आपकी ताकत है। दैट इज पार्ट 1। लेकिन आज अच्छा हुआ, मैं चाहूंगा कि मेरा ये जवाब बार बार अपने दर्शकों को दिखाएं ताकि सच सबके सामने आए। हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करते हैं, हर 2 साल में एक बार करते हैं और 2 दिन के लिए करते हैं। उस 2 दिन में मैं दुनिया के 100 से अधिक देशों के उद्योग जगत के लोगों को बुलाता हूं, मिलाता हूं। मैं मानता हूं नौजवानों को अगर रोजगार हमें देना है तो हमें औद्योगिक विकास करना होगा। तो ये मैं करता हूं। उसमें भी आधा दिन टोटली डेडिकेटेड होता है मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए। इतना ही नहीं, भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि हिंदुस्तान में मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ राउंड अबाउट 20% है। गुजरात का मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का ग्रोथ 85% है। ये बड़े लोग नहीं है, 5 लाख 10 लाख की पूंजी से काम करने वाले नई पीढ़ी के लोग हैं। दूसरी बात, लेकिन इन सब के लिए मैं 2 दिन देता हूं, 2 साल में एक बार। जबकि मैं हर वर्ष 13, 14, 15 जून 44 डिग्री टेम्परेचर में मेरी पूरी सरकार को लेकर के गुजरात के गांवों में जाता हूं। 45 डिग्री टेम्परेचर होता है जून महीने में। मेरी सरकार का कोई अफसर उन 13, 14, 15 जून शिमला, कुल्लू, मनाली, स्विट्जरलैंड नहीं करता है। मिनिस्टर्स हो, एमपी हो, एमएलए हो, आईएएस अफसर हो, आईपीएस अफसर हो, फॉरेस्ट सर्विस के अफसर हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल के क्लास 1 अफसर हो, हम गांव में जाते हैं, घर घर जाते हैं, बच्ची को स्कूल में दाखिल करो। मैं उस गांव में जाता हूं जहां कम से कम एजुकेशन है। उस गांव में जाकर मैं रहता हूं, हर घर जाता हूं, बच्चों को पढ़ाता हूं। उसका परिणाम ये आया है कि आज मेरे यहां 100% एनरोलमेंट है। ये काम करने का मुझे आनंद आता है। दूसरा, हर वर्ष मई टू जून, अक्षय तृतीया से लेकर के 1 महीने तक मेरे राज्य में कृषि महोत्सव होता है। उसमें हम 225 कृषि रथ बनाते हैं। मेरे यहां जितने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके 800 साइंटिस्ट हैं। मेरा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इरिगेशन डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, हम गांव में जाते हैं। 1 महीना गांव में खेत तो खेत जाते हैं, किसानों के साथ बैठते हैं, एग्रीकल्चर में क्या बदलाव आया है समझाते हैं, बीज अच्छे क्या हो,
फसल कौन सी लेनी चाहिए, खाद कितना उपयोग करना चाहिए, दवाई डालनी चाहिए, बारीक से बारीक चीजें फ्रॉम लैब टू लैंड तो उतारते हैं। जिस गुजरात का एग्रीकल्चर ग्रोथ 2% था, 10 साल का एवरेज 10% है, वो मिरेकल है। ये काम हम करते हैं, इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और हर साल करते हैं और 10 साल से लगातार करते हैं। लेकिन क्रॉनिक कैपिटल से फंसा हुआ न्यूज ट्रेडर का जो एक छोटा सा तबका है, उसको 2 साल में एक बार 2 दिन का कार्यक्रम, वो कोट पैंट टाई वाले नजर आते हैं, वो छोटी छोटी बच्चियों को स्कूल ले जाने के लिए 44 डिग्री टेम्परेचर में पसीना बहाते हैं, वो नहीं दिखता है। मेरे देश का किसान का भला, उसके लिए जो हम जिंदगी खपाते हैं, उसको दिखता नहीं है। ये मेरे देश का दुर्भाग्य है कि आप कुछ न्यूज ट्रेडर्स सिर्फ इन्हीं लोगों की सेवा में लगे हैं, वो उनको मुबारक। आपको 5-15 कोट पैंट टाई वाले दिखते हैं, ये चुनावी नारे हैं। इन्हीं लोगों ने तो देश को बर्बाद किया है। दूर का देख नहीं पाते, सोच नहीं पाते और भारत के गरीब का भला नहीं कर पाते। अच्छा हुआ आपने एक ऐसा सवाल पूछ लिया तो मेरे मन की बातें कहने का मुझे मौका मिल गया। तो शुक्रिया सर, एक्चुअली आप बहुत पैशनेटली आपने इसको एक्सप्लेन किया है। 2 छोटे से सवाल और पूछूंगा। एक तो ये सुन के मुझे आइडिया ये आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, अनुमान है मेरा, कि अगर आप प्रधानमंत्री बन गए तो उसके बाद पीएमओ कैंप लगा करेंगे, गुवाहाटी, गोड्डा, कहीं केरल में, कहीं राजस्थान में, कहीं उड़ीसा में, जैसा आप गुजरात में करते आए हैं। तो पीएमओ विल वर्क आउट ऑफ दीज प्लेसेस। देखिए, इनको आप शब्दों में मत बांधिए, लेकिन मैं छोटा उदाहरण बताता हूं। आज देश में क्या है, हमारे विदेश के डेलीगेट आते हैं, विदेशों के महानुभाव आते हैं। प्रधानमंत्री के साथ साल में 5-6 एक हाई पावर डेलीगेशन की मीटिंग होती है, वो सारी की सारी दिल्ली में होती है। एक तरफ हम टूरिज्म का ब्रांडिंग करना चाहते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए कल ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आते हैं और मैं उनकी मीटिंग हैदराबाद में करता हूं, तो हैदराबाद का ब्रांडिंग होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। मान लीजिए कल मुझे अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर मिलने आते हैं, प्रेसिडेंट मिलने आते हैं, और मान लीजिए मैंने बनारस में मीटिंग ऑर्गेनाइज की। अच्छा, कार्यक्रम तो 6 महीने पहले तय होता है, बनारस की सफाई होगी कि नहीं होगी, बनारस के अंदर चेतना आएगी कि नहीं आएगी, बनारस के रोजी रोटी का काम बनेगा कि नहीं, और 2 घंटे की मीटिंग हो जाएगी, दुनिया भर में मेरा बनारस का ब्रांडिंग हो जाएगा। सर, 2011 में सीएनबीसी आवाज ने बनारस से शुरुआत की थी एक सिलसिले की, फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया। हमको लगता है कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक, संस्कृति, आर्ट का महोत्सव, 365 दिन चलने वाला फेस्टिवल बनारस में होना चाहिए। ये आप कर सकते हैं। इतने बारीक बारीक सुझावों को तो मैं कहां से, अच्छे सुझाव होंगे तो मैं जरूर सोचूंगा। जी। एक सवाल पॉलिटिकल आखिरी रह गया है, क्योंकि वो डेवलपमेंट अभी हो रहा है कि टीडीपी से आपका अलायंस हुआ, प्रीपोल अलायंस के तौर पे, उसमें फिर कुछ सीटों को लेकर के बातचीत है, तो वो अलायंस अभी मुकम्मल है या उसमें कुछ इशू है? मैं लगातार दौरे पर हूं, हमारी पार्टी की टीम इसको देखती है, मेरी बात नहीं हो पाई है, तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन के बजाय कुछ भी बोलना अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल सर, इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भैया। थैंक यू।